गाइस वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज का सेशन है 19 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि हर प्रैक्टिस सेट में होते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो रहेगा हर एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी टीचिंग एग्जाम होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या खास है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना है गाइस, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो पाए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे हमारे पास। विच नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे प्रेजेंट्स अ स्पेनिश सिविल वॉर? कौन सा नॉवल है जो स्पेनिश सिविल वॉर की बात करता है अर्नेस्ट हेमिंगवे का? तो इसकी बात करें गाइस तो ये आपका अ फेयरवेल टू आर्म्स हो जाएगा, ठीक है। अ फेयरवेल टू आर्म्स हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास रहेगा ए ऑप्शन। ये कब आया था अ फेयरवेल टू आर्म्स? एक सेकेंड, हाँ, ये आया था आपका 1929 में। विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज पॉस्थुमसली पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज? जो अर्ली पेरिस डेज रहे हैं उनका एक पॉस्थुमसली नॉवल रहा है, तो उसको जो है कब पब्लिश हुआ था, मतलब कौन सा नॉवल है ये? तो गाइस ये हो जाएगा आपका आई थिंक मूवीएबल फीस्ट, सी ऑप्शन होना चाहिए। और पॉस्थुमसली होता है आफ्टर डेथ, जो भी कोई वर्क पब्लिश होता है किसी भी ऑथर का, तो वो होता है पॉस्थुमस, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है उसको भी पॉस्थुमस कहते हैं। तो मूवेबल फीस्ट जो है ये आपका आया था, एक मेमोआ है 1964 में आया था, 1964 में मेमोआ है। I was always embarrassed by the words sacred, glorious and sacrifice and the expression in vain. Who said? किसने बोली है ये लाइन? I was always embarrassed by the words sacred, glorious and sacrifice and the expression in vain. तो ये वर्ड भी गाइस हमारे जो हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे ही नहीं बोले हैं। बाय होम डिड फॉकनर इंस्पायर्ड फॉर राइटिंग नॉवेल्स? किसके वजह से जो हमारे विलियम फॉकनर थे वो इंस्पायर्ड हुए नॉवेल्स लिखने के लिए? तो ये एस एंडरसन की वजह से हुए थे। सिम्बॉलिज्म, एलिगरी, मल्टीपल नरेटर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन लाइनियर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय? क्या होगा इसका आंसर? तो ये भी आपका हो जाएगा विलियम फॉकनर। इन्होंने ही अडॉप्ट किया था इन सारी चीज़ों को अपनी पोएट्री के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम फॉकनर्स वाइफ? इनकी वाइफ का क्या नाम था? सारा जेफरी, एस्टिल ऑल्डम, मैरी पोवेल या फिर कौन था? तो ये गाइज हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि एस्टिल ऑल्डन जो थे वो इनकी वाइफ थी। फ्रॉम हुज वर्क डिड मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका? अपनी एरोपेजिटिका जो इनका ट्रैक्ट रहा है, प्रॉज ट्रैक्ट, उसके लिए कहाँ से इन्होंने जो है ये उसका एपिग्राफ लिया था? सोफोक्लस, यूरिपाइड्स, प्लेटो या फिर मोर? तो आई थिंक इसमें से आपका यूरिपाइड्स होना चाहिए, है ना, यूरिपाइड्स बी ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ विच बुक्स? कौन सी बुक्स के स्टार्टिंग में इन्होंने हेवनली म्यूज को इन्वॉक किया है अपनी पैराडाइज लॉस्ट में? तो ये बुक 1 और बुक 7 हो जाएगा, यानी कि ए और डी हो जाएंगे दोनों। लेट अस रेन इन हेल सिंस देर इज नो मोर कंटेंट? हु सेड? किसने कहा है कि लेट अस रेन इन हेल सिंस देर इज नो मोर कंटेंट? तो ये पैराडाइज लॉस्ट में जो कहा है लूसीफर ने। लूसीफर ही बाद में तो सैटर्न बन गया था ना, पहले तो एक फेयर मतलब वो था एक एंजल। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिवी, गाइस वरना बार बार फोन आएगा, मैं ज़रा इसको एक बार एयरप्लेन मोड पे कर दूं वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, ओके गाइस, चलिए। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिविज अकाउंट ऑफ टार्किन्स लस्ट इन अ नैरेटिव वर्क कॉल्ड? तो इसका आंसर बताना है आपको। शेक्सपियर ने कौन से वर्क के अंदर जो है लिविज अकाउंट ऑफ टार्किन्स लस्ट को नरेट किया है अपने वर्क में? सिम्बालिन, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रीज। तो ये जो नैरेटिव दो ही वर्क हैं इनके, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रीज, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि द रेप ऑफ में ने ये किया था, ठीक है, सी ऑप्शन से। ये राइम रॉयल में लिखी गई है 7 लाइन स्टेंजा में, और जो आपकी वीनस एंड एडोनिस है वो 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। शेक्सपियर, चलिए ये हो गया हमारा। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेट्स?
तो ये जो है इसका क्या मतलब है, अगर हम रोमियो एंड जूलियट में बात करें तो माई लाइफ इज़ माई फर्स्ट डेट्स, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर। तो गाइज बिल्कुल आप सीधे सी ऑप्शन पे जाइए कि दैट लव्ड बिकॉज जो रोमियो था उसने जूलियट से प्यार किया जो उसके एक एनिमी की बेटी थी, तो उसके लिए जो लाइन है ये उसने बोली। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, कब प्रोड्यूस किया गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस को, तो इसका जो ईयर है गाइज वो हो जाएगा 1598। ठीक है, मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए फटाफट आपको दे रही हूँ ये सेशन। हु इज़ अ मेंबर ऑफ ऑर्डन ग्रुप, ऑर्डन ग्रुप का मेंबर बताना है कौन है इनमें से। ठीक है, यस बिल्कुल गाइज, ऑर्डन ग्रुप का मेंबर स्टीफन स्पेंडर, इजरा बाउंड, टी.एस. इलियट या फिर वॉल्ट विटमैन। तो ये आपका इसमें हो जाना चाहिए आई थिंक स्टीफन स्पेंडर, यानी कि ए ऑप्शन होना चाहिए। और अगर इसकी बात करें ऑर्डन ग्रुप की तो गाइज ये 1930s में ये ग्रुप आया था जिसमें W.H. ऑर्डन, लुइस मैकनीस, सेसिल डे लेविस, ये इस टाइप के लोग थे। और क्रिस्टोफर ईश्वर नाम से भी था। देवर समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द 30s पोएट्स भी इनको कहा जाता है ना। और ये जो है मैक स्पाउंडी ग्रुप्स के नाम से भी जाने जाते हैं, मैक स्पाउंडे ग्रुप। ठीक है, द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुपरमेसी इन 1534 वॉज पास्ड बाय, किसके द्वारा ये फर्स्ट एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534 में पास किया गया था। तो ये क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी एट्थ या फिर हेनरी फोर्थ। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हेनरी एट्थ। ठीक है, हेनरी एट्थ ने किया था ये। हु वॉज द किंग वैन जोफ्री चौसर वॉज बोर्न, जब जोफ्री चौसर का जन्म हुआ था तो कब कौन से जो थे वो किंग थे, किसके काल में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपका सी ऑप्शन यानी कि एडवर्ड थर्ड का शासन था उस टाइम पे जब जोफ्री चौसर पैदा हुए थे। क्योंकि जोफ्री चौसर का जो टाइम स्पेन है गाइज वो 1343 से लेके 1433 से लेके 1400 है। ठीक है, 1400 है और इसी टाइम में जो है इनका वहाँ पे था। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज ओरिजिनल इंटेंडेड टू बी, इसको क्या माना जाता है, क्या ये कोई पोयम है, प्रीफेस है, एन एप्लोग है या फिर बायोग्राफी है। तो ये एक प्रीफेस है गाइस। ठीक है, एस.टी. कॉलेज का है ये वर्क, इट वॉज रिटन बाय एस.टी. कॉलेज, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1817 में आया था। अगर इसकी बात करें हम तो ये आपका 1817 में आया था और ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिजिनली एक प्रीफेस है। ठीक है, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट का क्या मतलब होता है। टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट का मतलब होता है इसमें से टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू सफर ह्यूमिलिएशन या फिर टू एक्सेप्ट एन ऑनर। तो बी हो जाएगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। इफ़ यू डिस्टर्ब मी, यदि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, आई शेल डैश ऑफ माई स्टोरी, पुट अप विद होगा, पुट अप विद तो सहन करना होता है, वेस्ट वंस ब्रीथ हो जाएगा, लूज द थ्रेड या फिर मूव विद टाइम्स। तो गाइज अगर कोई किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए है, आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या हो जाएगा, धागा छूट जाएगा उसके हाथ से, यानी जो लय है जिस ताल में है वो खो जाएगी। तो लूज द थ्रेड यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, दे न्यूली इलेक्टेड लीडर, जो न्यूली इलेक्टेड लीडर है डैश हिज एसोसिएट टू वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर एंटरप्राइज, उसको क्या किया गया, उसको बुलाया गया। तो यहाँ पे कॉल्ड आउट होगा, समन भेजा गया। एक तरीके से जो एसोसिएट वर्क होते हैं एसोसिएटिव, तो वैसे बुलाना तो कॉल्ड इन भी कह सकते हैं, कॉल्ड टू, कॉल अपॉन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है, ठीक है, अगर बात हो रही है किसी लीगल तरीके से बुलाने की तो उसमें फिर हमको जो है ये कॉल्ड आउट लगाना पड़ेगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। एक सेकेंड गाइस, नहीं सॉरी, हाँ इसमें होना चाहिए आपका कॉल्ड अपॉन, सॉरी गाइस रियली सॉरी, सी ऑप्शन होगा कॉल्ड अपॉन। ठीक है, कॉल्ड अपॉन होता है बुलाना, इसी तरीके से। द रेफरी वॉज बुक्ड डैश हिज डिसीजन रिगार्डिंग अ पेनल्टी ही हैड अवॉर्डेड द टीम, जो टीम को पेनल्टी अवॉर्डेड की गई है उसके रिगार्डिंग जो रेफरी था उसने अपना एक डिसीजन बुक किया है। तो वो क्या होगा, इन होगा, बाय होगा, फोर होगा, एट होगा। तो इसमें तो बिल्कुल आसान है ये, तो इसमें आपका फोर होना चाहिए, है ना, के लिए। दिस न्यू मशीन विल सर्टेनली डैश प्रोडक्शन, स्टैंड अप होगा, स्टेप अप होगा, टर्न इन या फिर मेक फॉर। तो क्या होना चाहिए गाइस, बी ऑप्शन यानी कि स्टेट अप,
वी यूज फ्रेजल वर्ब स्टेटअप फॉर समथिंग इफ वी इंक्रीज इन और इंक्रीज इन इंटेंसिटी, है ना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर कुछ इंक्रीमेंट करने के लिए उसमें प्रोडक्शन को जो है, तो सर्टेनली ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन, स्टेप अप। ठीक है, मतलब स्टेप बढ़ाने के लिए यानी कि इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को दिस मशीन को बनाया गया है। सी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पुट अप विद एन इंसल्ट, मतलब ऐसी भयानक जो अपमान है उसको सहन करना क्या है, पुट अप विद हो जाएगा, यानी कि अप विद आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यही थे गाइज हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।